नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरें अभी तक पर। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आज इस खास पेशकश में जिस मेहमान से हम आपको मिलाने जा रहे हैं वो हरियाणा की राजनीति के एक ऐसे चेहरे हैं जिनकी चर्चा के बगैर हरियाणा की राजनीति, हरियाणा की बातें अधूरी लगती हैं। कई बार सांसद रहे, कई बार विधायक रहे, 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, नेता विपक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत की, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, राजनीतिक करियर को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें। धन्यवाद। हुड्डा जी, सबसे पहला सवाल यही है कि जिस वक्त आपने राजनीति की शुरुआत की, उस वक्त की राजनीति का उद्देश्य क्या था? उस वक्त जब लोग छात्र राजनीति में कदम रखते थे तो उनके जहन में क्या होता था, और जब आप इतने दशक के बाद आज की राजनीति को देखते हैं, क्या परिवर्तन नजर आता है और आज की राजनीति का क्या उद्देश्य नजर आता है? देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो एक राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ था। मेरे दादाजी भी उसमें थे जिन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी टिकट से लड़ा था। मेरे स्वर्गीय पिताजी जो हैं वो 7 विभिन्न सदनों के सदस्य रहे। हिंदुस्तान में तो कोई नहीं, शायद दुनिया में नहीं रहा होगा। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रोविजनल पार्लियामेंट, लोकसभा, पंजाब असेंबली, हरियाणा असेंबली, राज्यसभा, वहाँ से रिटायर हुए। और इसी वजह से मैं राजनीति में आया कि राजनीतिक परिवार था, और लॉ करने के बाद मैंने अपने पिताजी का जो करते थे वो काम संभाला, और फिर मेरे को मौका मिला। 1991 में सांसद बना पहली दफ़ा। उससे पहले असेंबली का चुनाव लड़ा था, हार गया। तो मकसद तो यही था, जैसे मेरे पिताजी से हम सुनते थे, आज़ादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी। एक ही बात थी कि हमारे देश में कोई भूखा ना रहे, हमारे देश में कोई बगैर वस्त्र के ना रहे, हमारे देश में कोई बगैर छत के ना रहे। वही लक्ष्य होता है, यही लक्ष्य हमारा है। जो भी बन सके, जितना भी है, जनता की सेवा हो और जनता सुखी हो, अच्छी नीति बनाए, हर सबको लाभ हो उसमें, यही है। लेकिन जैसे अब जो वक्त बदलता जा रहा है, दौर बदला है, ठीक है, राजनीति में जब लोग आते हैं तो सत्ता तक भी पहुंचना होता है और इसके अलावा जनता की सेवा की बात भी होती है, और वो सेवा की बात आज भी होती है। लेकिन उस वक्त के जो दौर के नेता अभी हैं तो उनके दिलो दिमाग में सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आज उन्हीं चीज़ों को लेकर उसी तरह की मेहनत हो पा रही है? नहीं, वो जनरेशन तो रही नहीं जो देश की आज़ादी के लिए लड़ाई थी। उनका लक्ष्य ही एक ही था, देश को आज़ाद कराना। अब बाद में थोड़ा जनरेशन चेंज आती है, अब चेंज आई है, आ रही है, आगे और भी आएगी। तो एक लक्ष्य तो जो राजनीति में आता है वो ये सोच के आता है जन सेवा करने के लिए। लेकिन हर आदमी अब वो नहीं रहा, कई आदमी व्यापारिक उससे आते हैं, लेकिन आमतौर पर राजनीति में यही सोच के आदमी आता है मेरे को जन सेवा करने। अभी हाल ही में आपने विधायक दल की बैठक की थी और कई महत्वपूर्ण विषय थे जो इस वक्त पूरे देश में चर्चा में है, चाहे वो महंगाई की बात हो, पेपर लीक की बात हो, इसके अलावा हरियाणा के भी कई विषयों को लेकर, और आपकी तरफ से ये भी कहा गया कि आने वाले वक्त में एक बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। तो उसकी क्या रूपरेखा रहने वाली है? बेरोजगारी है, आपकी महंगाई है, अब देखो डीजल पेट्रोल का क्या भाव होता है, किसान बर्बादी के कगार पे खड़ा है। कॉस्ट ऑफ इनपुट तो बहुत बढ़ गई, लेकिन उसको उतना मिलता नहीं। और हरियाणा में तो एक के बाद एक घोटाला हुआ है, चाहे चावल खरीद का हो, चाहे गेहूँ खरीद का, आपके सामने आप ही उठा रहे हैं उनको, किस प्रकार से हुए हैं। यहाँ तक कि बैंक का फ्रॉड हो गया। तो ये बड़ी चिंताजनक बातें हैं, इस तरह से है। एमएसपी की भी वो नहीं है, जो कॉस्ट ऑफ इनपुट बढ़ी है, इन्फ्लेशन जो बढ़ी है, महंगाई जो बढ़ी है, उससे वो नहीं मैच कर रही है। तो किसान को तो बहुत दिक्कत पड़ रही है। लेकिन जब सरकार के सामने मुद्दे उठाए जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, तो सरकार का कहना होता है कि अगर हमारे वक्त में कोई घोटाला हो रहा है, कोई गड़बड़ी आ रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कार्रवाई करें भाई? कार्रवाई तो होती है जब भी बंद हो जाए इसके के। आज भ्रष्टाचार चरमसीमा पर है, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है हरियाणा में। और ये तक मैं तो नहीं कह रहा, सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो कहता है सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश हरियाणा है। हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है।
रोज सवेरे अखबार में यही पढ़ने को मिलता है, जैसे कल पंचकुला में गया गए और फिर ओन करते हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आप लगातार सरकार को घेर रहे हैं और आपने जिस तरह से अभी भी जिक्र किया कि आप बार बार ये कहते हैं कि हरियाणा सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश बन चुका है पूरे देश में। अभी हाल ही में पुलिस विभाग की मीटिंग भी हुई। मैं नहीं कहता हूँ, सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने कहा है। अच्छा, सरकार ये कह रही है कि हमारे यहाँ पर इसलिए बढ़ते हुए नजर आते हैं अपराध क्योंकि हम हर एक कोई भी केस होता है, कोई भी घटना होती है तो उसकी एफआईआर दर्ज हो रही है। ये आपको पता होना चाहिए, ये जब हमारी सरकार थी उस टाइम ये कानून बना था, उस टाइम के हमारे आदेश है, निकला के देखें, कोई भी बात हो एफआईआर दर्ज हो ताकि पता लगे। झूठी कोई कराता है, सच्ची कराता हो तो इन्वेस्टिगेशन की बात है, लेकिन एफआईआर जरूर होनी चाहिए। जब से चल रहा है ये जोटा जी, बढ़ती अगर ये अपराध जो बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं और आप भी तमाम चीज़ों को देखते हैं, इसकी बड़ी वजह क्या नज़र आ रही है? जिस तरह से मर्डर की बात आपने कही, लूट चोरी की घटनाएं। देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। तो सरकार के होनी चाहिए, जो एक सरकार का ऑरा होना चाहिए, वो नहीं है। इस वास्ते फ्री फॉर ऑल हो रहा है। एक चीज़ और भी देख रहे हैं आजकल हम कि लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं बदमाशों के साथ। पुलिस मुठभेड़ में कई बदमाश मारे जाते हैं, घायल होते हैं, उनके पैरों में गोलियां लगती हैं। तो कंट्रोल करने के लिए इस तरीके का ऑर्गेनाइज क्राइम जो कर रहा है वो कौन सा बदमाश मारा गया? एक का नाम बता दो, एक का नाम बता दो। 50 से ज़्यादा गैंग हैं, कौन सा गैंगस्टर मारा गया है? ये मतलब नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, विफल है। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है और बड़ी चिंताजनक बात है। जैसे कल ही पंचकुला में गोलियां मारी और उसे ओन किया, मेरा ये नाम है, ये होता है ऑर्गेनाइज क्राइम। अनऑर्गेनाइज क्राइम तो होते रहते हैं। अनऑर्गेनाइज क्राइम में भाई भाई का झगड़ा हो गया, लैंडलॉर्ड टेनेंट का झगड़ा हो गया, कोई दुर्घटना घट गई, ऐसे कोई हो, छोटे होते रहते हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम वो है, धमकी दी जाए, फिरौती मांगी, रोज फिरौती मांगते हैं। हरियाणा में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं जिसकी फ्लरिशिंग प्रैक्टिस और फिरौती ना मांगी गई उसे। रोज फिरौतियाँ मांगी जाते हैं और फिर ऑन करते हैं, नाम बताते हैं हमने, हमारे तो फिरौतियाँ दे भी रहे हैं लोग। आपने अभी विधानसभा के विशेष सत्र की भी मांग की है, तो किन बातों को लेकर आप ये मांग कर रहे हैं? क्या कुछ ऐसे विषय हैं जिनको उसमें उठाना आप चाहते हैं? बिल्कुल, मैं कहता हूँ अकेले कानून व्यवस्था के लिए स्पेशल सेशन बुला जाए, ताकि सरकार कहती है सब कुछ ठीक ठाक है, सामने आ जाएगा जो। और आप ये कह रहे हैं कि आज के वक्त में अगर हरियाणा में सबसे बड़ा कोई मुद्दा है, विषय, तो वो कानून व्यवस्था है। नहीं, कानून व्यवस्था भी है, महंगाई भी है, बेरोजगारी है, वो तो है, लेकिन कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। एक और अभी टॉपिक चल रहा है, अगर आदमी सुरक्षित ही नहीं महसूस करेगा तो उसकी तरफ से तो कोई महंगाई कुछ ही होती रहे। सबसे पहले है सुरक्षा, व्यक्ति को अपनी सुरक्षित महसूस करना चाहिए। एक और विषय इस वक्त चल रहा है एसआईआर को लेकर, और उस पर भी आपकी लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, आप अपने पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी लगा रहे हैं। एसआईआर को लेकर कांग्रेस को किस तरह का अंदेशा है, जो कांग्रेस इसको लेकर बहुत ज़्यादा इस वक्त गंभीर नजर आ रही है, और जिन जिन राज्यों में हुआ वहाँ से आपको देखिए, अभी हरियाणा में 37 लाख वोटें मैच नहीं करी हैं। एसआईआर के कोई खिलाफ नहीं हम, एसआईआर ठीक होनी चाहिए, जिसका वैलिड वोट कटनी नहीं चाहिए और जिनका अधिकार है उसकी वोट बननी नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। तो इसी वास्ते हमारे वर्करों को ये कहा हमने, जो BLA 1 है, BLA 2 हैं, वो देखें, इंश्योर करें कोई गलत वोट ना बने और कोई गलत वोट कटे ना। और इसको लेकर आपके जो पार्टी के कार्यकर्ता, नेता हैं, वो मुस्तैदी से हाँ, ताकि जिनका अधिकार है वोट का उसकी बननी चाहिए, जिसका अधिकार नहीं है उसकी नहीं बननी चाहिए। 2024 का जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, और इसमें कोई शक नहीं कि पूरे प्रदेश में एक अलग तरह का माहौल था। लोगों की जुबान पर था कि इस बार सत्ता का परिवर्तन हो सकता है, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, सारी चर्चाएं चली थी। लेकिन उसमें कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। उसके बड़े कारण आपको क्या नज़र आते हैं, और क्या उस हार की वजह से आने वाले वक्त में कांग्रेस के लिए हरियाणा की राजनीति में राह मुश्किल हो चुकी है? देखिए, मैं तो उस टाइम भी कहा था भाई चुनाव बैलेट पे कराओ। ये आप देखें 5 तारीख को हमारे चुनाव हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वोट परसेंटेज 61.19 हुई है, 6 तारीख को बढ़ के 65.65 होगी, डिजिटल का टाइम है, और 7 तारीख की रात को 67.90 होगी। 7% वोट का कभी हमने सुना जानता, कोई ना कोई तो है ना बात।
उसका जवाब नहीं मिल रहा। अच्छा, इसमें कांग्रेस का आपसी कोई मनमुटाव, आपसी नहीं, मतभेद, कोई जैसे मनमुटाव। आप कई बार कहते हैं कि पार्टी में मतभेद तो होते हैं, मनभेद नहीं होते, ठीक बात है ना, लेकिन वो एक कई बार एक- मतभेद एक भी पर- नुकसानदायक साबित हो नहीं जाते नहीं, कोई परिवार में भी होते हैं विचार, तो भिन्न हो सकते हैं। कोई भी काम हो, मैं ये सोचूंगा आप ये काम ऐसे कर सकते हैं, आप सोचो ये काम ऐसे कर सकते हैं, लक्ष्य तो एक ही होता है ना। आप नेता विपक्ष के तौर पर हरियाणा में सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे जनता के मुद्दों की बात हो और भी सारे विषय होते हैं, और पार्टी के वरिष्ठ नेता के तौर पर पार्टी के अंदरूनी हालात को लेकर भी कई बार बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण क्या लगता है, अंदर की लड़ाई या नहीं फिर नहीं, बाहर की अंदर लड़ाई? कोई लड़ाई नहीं है हमारी, कोई लड़ाई नहीं है हमारी, अंदर कोई लड़ाई नहीं पार्टी में। अच्छा हुड्डा साहब, ये आप लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं, बाकी अंदर कोई लड़ाई नहीं। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले गुरुग्राम आप पहुंचे थे, राहुल गांधी आए थे, नेता विपक्ष राहुल गांधी आए थे, और जो यात्रा निकली थी सद्भाव यात्रा विजय सिंह की, उसमें आप शामिल हुए थे, लेकिन फिर उसके बाद उस यात्रा का समापन हुआ रोहतक में, उसमें आप शिरकत नहीं कर पाए। उसकी वजह क्या रही? क्या कोई वजह नहीं, कोई जरूरी नहीं है। राहुल गांधी आए थे, मैं गए थे। कौन यात्रा कर रहा है, किस हिसाब से कर रहा है, कोई जरूरी नहीं है, शामिल होकर मर्जी है। तो आपको इन्वाइट किया गया था? नहीं, पत्र आया था। चौधरी विजय सिंह जी का बयान आया था कि अगर मैं हुड्डा जी को बुलाऊंगा तो वो जरूर आएंगे। उन्होंने बुलाया नहीं मुझे, लेकिन बुलाए ना बुलाए वो सवाल इस बात का नहीं है, वो तो मर्जी की बात है ना। यात्रा का मकसद भी पता होना चाहिए, यात्रा का वो कई होते हैं। अच्छा, इस तरह की यात्राओं से अजीज फायदा होता है? अजीज है वो हमारा, शुभकामनाएं हमारी। आप कांग्रेस को फायदा हुआ इस यात्रा से, मजबूती मिली कुछ? हर आदमी अपने अपने तरीके से कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहा है। अभी आपने हाल ही में एक और इंसिडेंट आपके रोहतक में हुआ है, इनेलो के विधायक हैं अर्जुन चौटाला, इनेलो के विधायक अर्जुन चौटाला और उनकी पुलिस के साथ अभी काफ़ी बहस हुई थी और ये मुद्दा काफ़ी चर्चाओं में है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? पता नहीं, आप बताओ, मैंने तो अखबार में हुआ पढ़ा। ये था कि नहीं बता रहे, गाली दी गई। जी जी, इस तरह की बातें चली थी, नहीं, बहस मैं हुई। जो बात पूछ रहा हूँ उसके बाद घुमाओ मत बात जी, को। जी। आप ये बताओ, मैंने अखबार में पढ़ा गाली दी गई कि नहीं दी गई? गाली गाली दी गई, गाली दी गई, ठीक है। गाली दे के कोई, मैंने कहा तो भाई जो सबसे ज्यादा गाली देगा तो प्रधानमंत्री बन जाएगा देश का। प्रजातंत्र में ये नहीं होता है, कोई अपने सभ्यता होती है, तरीके हैं प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो उनकी तो भाई जमीन घूम चुकी है राजनीतिक इनेलो की। इन लोगों की उस तरह से। लेकिन आपको क्या लगता है, रोहतक में इनेलो काफ़ी दिन से हम देख रहे हैं कि कई बार प्रदर्शन, कई बार मीटिंग्स, कई बार और भी बहुत सारी चर्चाएं रोहतक की धरती से वो करने की कोशिशें कर रहे हैं, तो क्या इसके पीछे का मकसद? पिछले 20 साल से कोई सीट है रोहतक में उनकी इतनी रोहतक का सवाल नहीं भाई, पूरे हरियाणा से मैं बता रहा हूँ, आप एक रोहतक की बात नहीं, पूरे हरियाणा में ये एक्सपोज किस तरह? जैसे आप कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है। अच्छा, बी टीम है, इसमें क्या दो है? इस बार राज्यसभा चुनाव में बड़ा दिलचस्प वाकया नजर आया। आप इनेलो को बी टीम कहते रहे, इनेलो आपको बी टीम कहते रहे, कांग्रेस को, और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जब आपके कैंडिडेट जीते करमवीर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और उन्होंने कहा कि इनेलो और कांग्रेस एक दूसरे की बी टीम है। कौन कह रहा है? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इन दोनों ने, इनेलो और कांग्रेस ने एक दूसरे की मदद की है इस चुनाव में, राज्यसभा चुनाव में। सबको मालूम है बी टीम है इनकी, इसमें क्या दो राय है? राष्ट्रपति के चुनाव में कहाँ वोट दी थी इन्होंने, किसको वोट दी थी? अभी जब चुनाव हुए तो उसमें आपके 5 विधायकों पर कार्रवाई आप लोग कर चुके हैं, लेकिन कुछ और विधायकों के वोट रद्द हुए थे, जिसको लेकर आप चुनाव आयोग के पास भी पहुंचे, आप लगातार शिकायतें कर रहे हैं। उस मामले में अभी क्या चल रहा है? आपकी पार्टी के अंदर ही कुछ नेता, चाहे वो कुलदीप शर्मा की बात हो और अलग पार्टी के नेताओं की बात हो, वो कह रहे हैं कि जिन और लोगों के वोट खराब हुए उन पर भी कार्रवाई क्यों नहीं होती? नहीं, खराब किसी की पता नहीं, मानिए ये तो इन्होंने जबरदस्ती कैंसिल करी है। परमवीर जी हैं, उनकी हमने कहा फुटेज दिखाओ, इसी वास्ते हमने कहा है, उसकी जबरदस्ती करी है। और जो दूसरी हैं वो भी वैलिड में डाल के जब इनवैलिड करी हैं, क्योंकि मैंने उसी टाइम कहा था जो रिटर्निंग अफसर हैं उसके उसमें शक था और शिकायत लिखी हमने इलेक्शन कमीशन को। अभी आपने फिर उसके विरोध में, अभी जब विधानसभा का सत्र हुआ तो आप लोगों ने एक बाहर पैरेलल विधानसभा का सत्र लगाया था इसके कार्रवाई। विरोध में जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो कई मुद्दों को लेकर आपने सत्र में भाग न लेते हुए, विधानसभा के अंदर कार्रवाई में भाग न लेते हुए बाहर एक
सत्र लगाया था कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने, उसको लेकर नोटिस दिया गया विधानसभा स्पीकर की तरफ से, तो उस पर कोई अभी जवाब दिया गया है? उसको किस तरह से आप वो उचित जवाब दे दिया मैंने उनको। जैसे क्या उचित जवाब? जैसे ये जवाब है समनिंग का हमने चैलेंज की भी, क्या समनिंग होती है? प्रजातांत्रिक सबको अधिकार है विरोध करने का, और प्रोसीडिंग ऑफ हाउस हमने कोई चैलेंज नहीं की, उनकी डिग्निटी ऑफ हाउस को हमने कोई चैलेंज नहीं किया। प्रोसीडिंग करते हैं, अधिकार है, प्रजातंत्र करते हैं, और प्रजातंत्र की चीज़ का नाम है। राहुल गांधी एक बात कह रहे हैं बार बार इस वक्त कि देश में आर्थिक तूफान आने वाला है, हालात बहुत बुरे होने वाले हैं, ख़राब होने वाले हैं। बीजेपी के नेताओं का, सरकार के नुमाइंदों का कहना है कि कांग्रेस लोगों में डर पैदा करना चाहती है, लोगों में भ्रम फैलाना चाहती है। भ्रम फैलने का, आज डीजल का क्या भाव है, 2014 में क्या था, पेट्रोल का क्या भाव है, आज महंगाई कहाँ पहुँच रही है, हर आदमी का जीवन हो रहा है, तो और क्या होता है आर्थिक? गरीब आदमी से पूछो ना, किसान से पूछो, क्या स्थिति है उनकी। आपको लगता है कि सरकार इस पर कंट्रोल करने के लिए कुछ बेहतर कर पा रही है? कंट्रोल में है चीज़ें? कहाँ कंट्रोल में है? कंट्रोल में होता तो फिर हो ही जाता। भाई क्रूड ऑयल की कीमत जब कांग्रेस की सरकार थी कम थी, और आज के मुकाबले में ज़्यादा थी, और अब कम है, लेकिन लोगों कंज्यूमर के लिए कांग्रेस के समय में कम कीमत थी। आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए, अभी और भी देखना क्या होगा। हुड्डा साहब, जो देश के साथ अलग अलग रिश्ते थे अलग अलग देशों के, और इस पर काफ़ी सवाल उठते रहे कि भारत की विदेश नीति को लेकर सरकार का जिस तरीके का तरीका होना चाहिए था वो बेहतर नहीं रहा, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप सिर्फ हरियाणा की नहीं पूरी देश की राजनीति पर भी नज़र रखते हैं, लोकसभा के कई बार सांसद भी रहे हैं, तो अलग अलग वक्तों में कई बार इस तरह के हालात आते हैं कि विदेश नीति देश की किस तरह से रहने वाली है, वो आपको किस तरह की नज़र आती है आज? देखिए, देश की विदेश नीति जो है बहुत इम्पोर्टेंट नीति होती है, जो आपका देश का मतलब पूरे विश्व में प्रभाव हो जाता है। इन्वेस्टमेंट आती हैं, और चीज़ें होती हैं, लेकिन जो होनी चाहिए थी, हो सकती थी, वो नहीं है। एक सवाल ये था कि अभी हाल ही में बीके हरिप्रसाद जो कि अब तो प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं, उनके बारे में आप कुछ कहेंगे? शुभकामनाएं तो आपने दी ही उन्हें। नहीं, शुभकामनाएं हैं। उनका कैसा रहा हरियाणा के अंदर कार्यकाल? ठीक था, अब कांग्रेस ही हैं, पुराने हमारे साथी यूथ कांग्रेस के टाइम पे। तो एक लेटर आया था अभी कि कांग्रेस पार्टी में अगर कोई भी विधायक, सांसद, पदाधिकारी कहीं पर कोई प्रदर्शन करते हैं, कोई धरना देते हैं, आंदोलन करते हैं, तो उसकी जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पार्टी का। देखिए, नहीं, ये गलत इंटरप्रिटेशन है। वो लेटर था कि कोई भी राज्यव्यापी आप प्रदर्शन करोगे, एजिटेशन करोगे, तो पार्टी ही करती है, इकट्ठे ही करते हैं। बाकी कोई ये कहना, कल कह रहे थे, बोले जी एमएलए अपने हल्के की बयान नहीं दे सकता, फिर इलेक्टेड आदमी क्यों नहीं दे सकता? अगर आज कोई उसके हल्के में घटना हुई है तो इंतजार थोड़ा ही करेगा, तो उसी टाइम मौके पे जाना पड़ेगा उसको, प्रेस वाले पूछेंगे। एक चीज़ कई बार ये देखने को मिली है कि कांग्रेस के अंदर जब नेताओं के, कुछ नेता ऐसे होते हैं कि पोस्टर्स होते हैं तो उनके फोटोज़ वगैरह लगाना ज़रूरी होता है, चाहे वो नेता विपक्ष हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, लेकिन अलग अलग हम कई बार देखते हैं कि जो अलग अलग नेताओं के करीबी कार्यकर्ता नेता होते हैं तो वो अपने अपने करीबी लोगों के फोटोज़ वगैरह लगाते हैं और दूसरों को इग्नोर कर देते हैं। इस तरीके को आप किस तरह से देखते हैं, और इसको दूर करने के लिए कांग्रेस में क्या कुछ पार्टी का कार्यक्रम होता है उसमें फोटो हरिप्रसाद जी का फलाने नहीं अनिवार्य थी, होता ही है। बाकी कोई वर्कर किसी फोटो लगाए ना लगाए, व्हाट डज इट मैटर। अच्छा, इससे कोई गलत संदेश नहीं जाता कहीं? आज आप कांग्रेस में कितनी तब्दीली देख रहे हैं बदलती हुई नेशनल लेवल पर, अलग अलग प्रदेश के हिसाब से? कांग्रेस मजबूत हो रही है, आप सामने देख रहे हैं। हरियाणा में भी क्या 0.5% का वोट का तो फर्क था, बावजूद जो किया उसके बावजूद 22,000 वोट इधर से उधर होती कांग्रेस। और आप इसकी बड़ी वजह ही मानते हैं कि जो हार हुई है वो गड़बड़ी की वजह से हुई है? तो राहुल गांधी जी ने प्रदर्शन करके दिखाया, और उसमें कांग्रेस की कुछ हरियाणा का दिखाया ना। बदलाव होता रहा कांग्रेस में। कांग्रेस अपने तरीके की पार्टी है, कांग्रेस जनहित की पार्टी है, लोगों की पार्टी, गरीब आदमी की पार्टी है, दलित की है, व्यापारी की है, किसान की है। कांग्रेस रोजगार देती लोगों को। इसी तरह का भी आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त ममता बनर्जी की पार्टी में काफ़ी बगावत है और एक तरीके से टूट रही है। इस तरह की राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हालांकि आपने भी वहाँ उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था। वहाँ क्या स्थानीय हालात हैं वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो जिस प्रकार का व्यवहार हो रहा है वो कोई प्रजातंत्र के हित में नहीं। राहुल गांधी एक और बात कह रहे थे कि बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस हराएगी।
आज कांग्रेस लगता है कि उस स्थिति में है कि बीजेपी जो अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहती है, इतने राज्यों में उनकी सरकारें हैं, केंद्र में मजबूत सरकार है, हालांकि गठबंधन से चल रही है, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को कांग्रेस ही हराएगी। ये ऐसा कांग्रेस कर सकते हैं या फिर इंडिया गठबंधन को फिर से मजबूत करने की जरूरत है? नहीं, इंडिया गठबंधन भी हुआ, लेकिन मुख्य विपक्ष पार्टी तो कांग्रेस ही है। लोग कांग्रेस की ओर ही देख रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर को लेकर आपका बयान काफ़ी चर्चाओं में रहा, उसमें आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। क्या जो रूठ कर गए थे कांग्रेस पार्टी से नेता, क्या कांग्रेस इस तरफ भी कुछ कोशिशें कर रही है कि उन रूठे हुए नेताओं को जो कांग्रेस से लगाव रखते हैं, दिली लगाव रखते हैं, उनको वापस लाया जाए, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर हो, चाहे हरियाणा वगैरह, हरियाणा के अंदर? नहीं, कांग्रेस में किसी के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है। तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, कौन आना चाहता है वो कांग्रेस को अप्रोच करेंगे, जब भी बात होगी। पंजाब की राजनीति में क्या लगता है आपको कि कुछ अच्छे संदेश आने वाले हैं पंजाब से? कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है पंजाब में। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी काफ़ी एक्टिव हैं पंजाब में और लगातार बीजेपी की तरफ से उनके कार्यक्रम वहाँ पर लग रहे हैं और उनका बार बार ये कहना है कि पंजाब को कांग्रेस ने भी लूटा और आम आदमी पार्टी ने भी लूटा, अब वहाँ के लोग परिवर्तन चाहते हैं और ट्रिपल इंजन की सरकार। हरियाणा में कौन लूट रहा है? हरियाणा में कौन लूट रहा है? कानून व्यवस्था क्या है? SYL का कभी जिक्र किया उन्होंने? SYL का फैसला फाइनलिटी अटेन कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट फैसला देखो। हाथी बुटाना उसकी नहर की, BML हाथी बुटाना नहर की पंचर का स्टे ले रखा है। पंजाब में जाकर क्यों नहीं करते? तुम हमारा स्टे खोलने का वायदा करो। लेकिन SYL पर तो हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की राजनीति इसी तरह की रही है। अगर पंजाब में कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी है तो वो वहाँ खामोश रहते हैं SYL पर। हरियाणा में नहीं, खामोश नहीं रहते। मैं गया था एक बार पंजाब में, कहा हमारा हिस्सा दो। आपने कोशिश की थी जब आपकी सरकार थी उस वक्त कि कैसे भी हरियाणा को पानी मिल जाए? है, हक है, हम किसी का हक नहीं लेना चाहते। हमारा हक है, वो नहीं ले सकती सरकार तो क्या। 12 साल हो गए भाई, 12 साल पहले फैसला आया था, 12 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट का। उस टाइम खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। तो ये फैसला हुआ था प्रधानमंत्री को मिलेंगे, राष्ट्रपति को मिलेंगे। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, उनसे मिलने की जिम्मेवारी मेरी छोड़ी गई थी और प्राइम मिनिस्टर से मिलने की जिम्मेवारी खट्टर साहब की थी। राष्ट्रपति को तो मिला है, प्रधानमंत्री को तो आज तक नहीं मिले। प्रधानमंत्री की जगह एक बार गृह मंत्री आए थे, वहाँ पूछा गया था, उन्हें वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फाइनलिटी अटेंड कर चुका है। फिर क्या है भाई? प्रधानमंत्री का आपने जिक्र किया। राजनीति में जाहिर सी बात है कि कुछ पॉलिटिकल रिश्ते होते हैं, कुछ निजी रिश्ते भी नेताओं के होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। और आपके साथ प्रधानमंत्री जी के एक बातचीत का वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था कुछ दिन पहले और उसको लेकर हरियाणा में तरह तरह की चर्चाएं क्या वायरल? जब एक शादी में आपकी मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री से, दीपक हुड्डा जी से मुलाकात हुई थी आपकी प्रधानमंत्री जी से, तो उस पर हरियाणा में काफी सभी जो होती है, इसमें क्या है? तो इस तरह की जब राजनीतिक बातें जब किसी राजनीति का इससे कोई वास्ता नहीं भाई। वो अलग पार्टी से, हम अलग पार्टी से, राजनीतिक के वास्ता। लेकिन वो भी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, मैं भी हरियाणा का रहा, 7 सीट थी हमारी, कोई ये थोड़ा ये। अच्छा हुड्डा साहब, इस वक्त कांग्रेस को लेकर आपकी कोशिशें क्या हैं और इस वक्त आपके सामने पार्टी को लेकर किस तरह की चुनौतियां हैं? क्या कहीं किसी तरह की टेंशन्स वगैरह ऐसी हैं जिससे आपको जूझना पड़ रहा हो? क्योंकि आपको एक तरफ तो पार्टी को मजबूत भी करना है, सरकार से भी लड़ना है, दूसरी तरफ पार्टी को साथ लेकर भी चलना है। पार्टी साथ है, कोई ना कोई टेंशन नहीं है, पार्टी एकजुट है, टेंशन का क्या मतलब? अभी हाल ही में एक सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से, उस पर अगर आप बताना चाहें, कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक पार्टी बनी और देश के बहुत सारे युवा उससे जुड़ रहे हैं, करोड़ों लोगों ने अपना देखिए ये दर्शाता है कि लोगों में बेचैनी है, बेरोजगारी है। और उस बेचैनी को क्या विपक्ष की तरफ से समझा जा रहा है? क्या उसको लेकर आगे बढ़ा जा रहा है? नहीं, हम तो कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी तो उनकी आवाज उठा ही रही है, सरकार को भी उसका समाधान निकालना चाहिए। इसका कहीं ये तो संदेश नहीं कि युवा अपने आप खुद को खड़ा कर रहे हैं, उनको किसी पार्टी पर भरोसा नहीं रहा? मैंने बताया ना, जो 12 साल से तो बीजेपी की सरकार है, बेचैनी है, बेरोजगारी बढ़ रही है, कई कारण है। गाय को लेकर इस वक्त पूरे देश में एक आवाज उठ रही है कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जाए, राष्ट्रीय पशु बनाया जाए और उसको लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हम हरियाणा में भी देखते हैं और भी कई जगहों पर देखते हैं कि गायों को लेकर लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं और कई बार बहुत सी घटनाएं हो जाती हैं। उसको आप किस तरह से देखते हैं? भाई गौ माता है हमारी, इसमें क्या बात है? 3 ही तो माता है, धरती माता है, गौ माता है, जिसने जन्म दिया माता है। एक आखिरी सवाल राजनीति को लेकर
और देश के हालात को लेकर आपकी आखिरी कोई बात, है। आखिरी कोई बात देश के हालात को लेकर, देश की राजनीति को लेकर? देखो, देश की राजनीति एक ही है, देश को मजबूती से खड़ा होना चाहिए और जहाँ देश का मामला होता है सबको एक होकर देश के हित में रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए, कीमती वक्त निकालने के लिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ थे। थोड़े से वक्त में उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए और अपने उसी अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जनता की जिस बात को उठाने की बात कही जाती है उसको कितनी मजबूती के साथ लेकर वो आगे बढ़ते हैं। पार्टी की मजबूती के लिए लगातार उनकी तरफ से काम करने की बात कही जा रही है और देश में जिस परिवर्तन की बात कांग्रेस कर रही है उस परिवर्तन को लेकर जनता कितना विश्वास कांग्रेस पर कर पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप बने रहें खबरों अभी तक के साथ। नमस्कार।